हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और मैं आप लोगों को मैकेनिकल एंड सिविल का भी जो कॉमन सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका लेक्चर नंबर 7 लेके आ गया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, जो लास्ट के 6 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था फ्लूइड के बारे में। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली हम किस टाइप के मैटर को फ्लूइड कहते हैं, वो सॉलिड से कैसे अलग होता है, फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग को पूछी जा सकती हैं। हमने देखा था कि सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा, हमने न्यूटोनियंस फ्लूइड के बारे में पढ़ा, हमने नॉन न्यूटोनियंस फ्लूइड के बारे में पढ़ा, हमने कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ा, हमने ड्रॉपलेट्स के बारे में पढ़ा, हमने बबल्स के बारे में पढ़ा। हमने बहुत सारी चीजों को इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या किया, कवर किया। और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको छोटे से छोटा पॉइंट कहीं से भी आपको वो चीज आपकी ग्रिप से बाहर ना निकले। तो इंट्रोडक्शन में मैंने जितना हो सका आप लोगों को मैंने पढ़ाया। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 से बेसिकली सेकंड चैप्टर जो कि फ्लूइड स्टैटिक्स है, आप एज अ चैप्टर बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अप्रोक्सीमेटली 6 चैप्टर से डील करूंगा, उसमें अपने अपने सब टॉपिक्स होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर यानी फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ बेसिकली बात करूं स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं एक ऐसा स्टेट किसी ऑब्जेक्ट का जहां पे किसी भी तरह का उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो अगर मैं यही चीज फ्लूइड के लिए भी कहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि फ्लूइड स्टैटिक्स deals with the fluid at rest state। ठीक, इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे जो फ्लूइड के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे जो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि फ्लूइड जो हमारा है वो रुकी हुई कंडीशन में है, मतलब उसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं है और किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं लग रहा है। अब जब मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस उसमें नहीं आ रहा है। नो डाउट जो बेसिक फ्लूइड का मास होगा उसकी वजह से उसका सेल्फ ओन वेट तो लगेगा। कोई भी मैटर जिसका अपना मास है उसका सेल्फ वेट होगा और वेट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। बट जब मैं स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं तो स्टैटिक्स में मैं कहीं भी एक्सटर्नल डिस्टरबेंस के बारे में बात नहीं करूंगा। मतलब जो मेरी फ्लूइड होगी, चाहे वो किसी भी कंटेनर के अंदर हो, चाहे मैं किसी भी पर्टिकुलर लेमिना की बात कर रहा हूं, चाहे वो सर्कुलर लेमिना हो या वो रेक्टेंगुलर लेमिना हो या वो सिलिंड्रिकल लेमिना हो, जैसा भी हो, जिस भी तरह का कंटेनर हो, उसमें जो भी फ्लूइड मैं कंसीडर करूंगा वो रेस्ट की कंडीशन में होगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक है फ्लूइड स्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आप लोगों ने कई बार पास्कल लॉ का नाम सुना होगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं पास्कल लॉ से ही कि पास्कल लॉ बोलता क्या है। I'm sorry फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला जो है ये है मेरा पास्कल्स लॉ। चलिए समझते हैं पास्कल लॉ क्या बोलता है। देखिए फ्रेंड्स, पास्कल लॉ जो है एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर फ्लूइड मेरा स्टैटिकल स्टेट में है यानी कि रेस्ट की कंडीशन में है तो फ्लूइड पे लगने वाला फ्लूइड पे लगने वाला प्रेशर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बेसिक लॉ दिया। उन्होंने लॉ ये दिया कि अगर फ्लूइड मेरा रेस्ट की कंडीशन में है तो फ्लूइड पे लगने वाला प्रेशर, बहुत ध्यान दीजिएगा मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, फ्लूइड पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो किसी भी पॉइंट पे इक्वल होगा इन ऑल दी डायरेक्शन। चलिए मैं इस चीज को एक बार लिखता हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूं। Pascal law states that if the fluid is at
rest, the pressure acting at a point, the pressure acting at a point will be equal in all the horizontal direction. इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? देखिए फिर से समझिए, पास्कल लॉ ये स्टेट कर रहा है कि अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में है तो उस पे लगने वाला प्रेशर किसी भी पॉइंट पर इक्वल होगा उसके सारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। अब इसको अगर मैं आप लोगों को फिजिकल फॉर्म में समझाना चाहूं, अगर आप इस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे अच्छा चीज है कि मैं आप लोगों को क्या करता हूं, एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करता हूं। चलिए मैंने क्या करता हूं, मैं कंटेनर बना लेता हूं। ये लीजिए मैंने एक बेसिक सा एक कंटेनर बना लिया। ओके, अब इस कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर में मैं कुछ फ्लूइड भर दे रहा हूं किसी हाइट तक। ओके फ्रेंड्स, अब मैं ये जो फ्लूइड है, ये है कंटेनर और ये आपका एनी फ्लूइड, कोई भी आपका फ्लूइड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पानी या मरकरी हो, किसी भी तरह का फ्लूइड हो सकता है। और इसकी डेंसिटी जो होगी मैं मान लेता हूं वो है रो। ठीक, तो अगर मैं इस फ्लूइड पे किसी भी एक रैंडम पॉइंट की बात करूं, किसी भी रैंडम पॉइंट पे, आप इस फ्लूइड पे कहीं भी एक रैंडम पॉइंट करिए, तो चलिए मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं ये। अगर मैं किसी भी रैंडम पॉइंट की बात करूं तो इस फ्लूइड की वजह से इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा सारे उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये y तो नीचे जा रहा है, थोड़ा समझते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सेम लेवल पे, यहां पे मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए हमारा जो, हम लोग कोई भी चीज जो देखते हैं, कोई भी चीज जो फील करते हैं, वो 3 डायमेंशंस में करते हैं फ्रेंड्स। किस में करते हैं? 3 डायमेंशंस में। अगर मैं 3 डायमेंशन यहां पे ड्रॉ करना चाहूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, वो कुछ ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। तो यहां पे 3 प्लेन्स हैं टोटल। कितनी प्लेन्स हैं फ्रेंड्स? 3। पहला है प्लेन XY, दूसरा है मेरा प्लेन YZ, और तीसरा प्लेन है मेरा फ्रेंड्स XZ। ये टोटल मेरे पास 3 प्लेन्स हैं। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पे जो ये पॉइंट है, ये जो बीच है ये पॉइंट है फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर है इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी तरफ इक्वल होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मतलब इस प्लेन के लिए, इस पूरे प्लेन के लिए ये जो मेरा प्रेशर होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब अगर मैं प्लेन की बात करूं तो वो प्लेन होगी मेरी XY प्लेन, क्योंकि जब मैं Z डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो वहां पे कुछ हाइट आ जाती है। ओके, ये कहता है मेरा पास्कल लॉ, यानी कि फॉर द फ्लूइड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, फॉर द फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन, ठीक है, such that no external force act on the fluid except उसका वेट। फ्लूइड का अपना वेट तो होगा ही फ्रेंड्स, उसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्लूइड के वेट को अब यहां नहीं लेके चल रहे। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लग रहा है तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। उसी तरह से y डायरेक्शन, देखिए फ्रेंड्स y डायरेक्शन कौन सा होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस के लिए जो मेरा प्लेन बनेगा वो ये वाला प्लेन बनेगा फ्रेंड्स, ये वाला। अगर मैं xz को लूंगा तो ये कौन सा है? x और z, तो ये वाला प्लेन। अगर मैं yz को ले लूंगा तो y
और z, आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं z की कंडीशन को नहीं लेके चल रहा, ठीक। तो x और y प्लेन के लिए, मतलब इस तरह के प्लेन के लिए अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूं तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 0। सेम उसी तरह चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू y भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये मेरा पास्कल लॉ स्टेट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया, आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, पास्कल लॉ ये बोलता है कि फ्लूइड में जो प्रेशर लगता है किसी भी पॉइंट पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर हाइट की बात करूं, जैसे कि मैं अगर इस फॉर्म में लिखा हूं, मैंने आप लोगों को बोला कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू y भी मेरा क्या है, 0। लेकिन अगर मैं z डायरेक्शन में बात करूं, क्या कह रहा हूं फ्रेंड्स, अगर मैं z डायरेक्शन की बात करूं तो चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन ये मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। और यहीं से प्रेशर का फॉर्मूला भी डिराइव होके आता है। चलिए कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो चेंज इन प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू z डायरेक्शन वो होता है मेरी फ्लूइड के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर। ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को बहुत जगह W से, स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैंने आप लोगों को बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और उसका फॉर्मूला होता है रो इंटू जी। ये s इंटू जी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसको W से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये मेरा होता है लॉ, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये dz को यहां पे ट्रांसफर करता हूं, तो चलिए क्या निकल के आएगा, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी dz, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बेसिक इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूं 0 टू p, इसकी वैल्यू दे रहा हूं मैं 0 टू z। या फिर अगर आप लोग हाइट को कुछ h से डिनोट कर रहे हैं तो आप यहां पे z की जगह h भी लिख सकते हैं। अब ये जो आएगा, ये आएगा प्रेशर इज इक्वल टू रो। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जो कि यहाँ पे किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेस्ट स्टेट के लिए, फ्लूइड एट रेस्ट के लिए मेरा रो कांस्टेंट है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा रो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि जनरली जो लिक्विड होती है, यहां पे मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, तो जनरली जो लिक्विड होती है उसका जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो रो और जी मेरा क्या हो गया, बाहर निकल गया, 0 टू h dz, ठीक है। तो प्रेशर का यहां से फॉर्मूला आ जाता है रो जी h, ठीक। ये मेरा लॉ होता है और यहां से ये मेरा फॉर्मूला आता है। आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है कि प्रेशर जो होता है रो जी एच के बराबर होता है, पर वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है। आई होप आप लोगों को प्रेशर का ये जो फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे और इस चीज को समझते हैं। प्लीज इसे सब नोट करते जाइए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्कल लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, चलिए। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तक न्यूमेरिकल्स नहीं स्टार्ट हुआ, तो न्यूमेरिकल्स की तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए।
मैंने पहले भी कहा है कि मैं 500 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस खुद से भी बनाए हुए, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी पूछे गए सवाल, तो मैं हर चीज का एक पूरा बंडल और कलेक्शन लेके आऊंगा और जून से हमारे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो आप क्वेश्चंस की चिंता मत करिए, अभी आप ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे ही बनेंगे। चलिए, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच। तो प्रेशर होता है रो जी एच। तो यहां पे जो रो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। जी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और जो मेरा एच होता है वो होता है हाइट इन मीटर, ठीक। तो और इसकी वजह से ये फॉर्मूला जो आता है, तो प्रेशर जो होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ये पास्कल लॉ से ही यहां पे हम इसके एसआई यूनिट को भी लिखते हैं। जो एसआई यूनिट होता है, मैं इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। अब ये पास्कल एक्चुअली में होता क्या है, पास्कल जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से रखिए, इस चीज को ध्यान से पढ़िए, ठीक। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है मेरा पास्कल। जनरली जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, जनरली जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो वो जो होता है वो हम लोग को इन फॉर्म्स ऑफ किलो पास्कल दे देगा, किलो पास्कल, या हम लोग को क्या दे देगा, मेगा पास्कल। तो हमेशा ध्यान रखिए 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल जो होता है वो होता है 1000 पास्कल। बिल्कुल 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल के बराबर होता है। आप लोग कहीं भी कोई भी चीज जब खरीदने जाते हैं और वेइंग मशीन में जब आप लोग 1 किलो बोलते हैं तो वहां पे आप 1000 को रीड करते हैं। तो किलो का मतलब ही होता है 1000। तो जहां पे भी किलो आ जाता है, किलोमीटर 1000 मीटर, किलो पास्कल 1000 पास्कल, तो जहां पे भी किलो आ गया, ठीक है, किलो न्यूटन 1000 न्यूटन, तो जहां पे भी किलो आ गया इसका मतलब है वहां पे वो 1000 उसके ऐसा यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरा होता है 1 मेगा, मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, 1 मेगा पास्कल, ये होता है 10 to the power 6 पास्कल, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा 10 to the power 6 पास्कल। ओके, चलिए, ये रहा हमारा बेसिक पास्कल लॉ। अब बेसिक पास्कल लॉ के बाद हम लोग को कुछ प्रेशर के डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स होते हैं, उसको भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, अब प्रेशर में तो मैं आ गया, आपको मैंने इसकी एसआई यूनिट भी बता दिया, आपको मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया, आपको मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बता दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यूज होते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रेशर्स हैं जो हमारे फ्लूइड में, हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, चलिए उसको भी हम समझते हैं। तो यहां पे अब हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। डिफरेंट, ये थोड़ा सा मार्कर वीक है फ्रेंड, दूसरा ले लेता हूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, ओके। चलिए इसको भी समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर जो होता है जनरली 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर ये क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं, इसको लिख लीजिए। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए, तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। पहले इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय P एब्सोल्यूट, P और सबस्क्रिप्ट में ABS यानी एब्सोल्यूट, ओके।
तो P एब्सोल्यूट इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P एब्सोल्यूट, इट इज measured with reference to the zero pressure। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है उसको P एब्सोल्यूट से डिफाइन किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है, और ये जीरो प्रेशर को रेफरेंस करके मेजर किया जाता है। अब ये थोड़ा समझने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट अभी आप लोग इतना लिख लीजिए, मैं आपको और अच्छे से इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। चलिए, दूसरे टाइप का जो प्रेशर होता है, बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है ये। मेरे इस पूरे वीडियो लेक्चर को खत्म होने के बाद आपको ये चीज समझ में आ चुकी रहेगी। दूसरा जो है आपका वो होता है गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, ठीक है, गॉज प्रेशर। ये क्या होता है? गॉज प्रेशर जो अभी हम लोग ने पढ़ा, प्रेशर ड्यू टू दी, प्रेशर ड्यू टू दी फ्लूइड इज कॉल्ड दी, बहुत ही बेसिक मैं लिखवा रहा हूं, गॉज प्रेशर। मतलब लिक्विड से लगने वाले प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर कहते हैं। तो जो अभी मैंने आप लोगों को ये जो फॉर्मूला लिखवाया है, यही है एक्चुअली में गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर को पी या फिर कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं। ये पी गॉज प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू जो फ्लूइड की वजह से लगने वाला प्रेशर होता है उसी को गॉज प्रेशर कहते हैं, और इसी की वैल्यू होती है रो जी एच, जो मैंने आप लोगों को यहां लिखवाया। तो जो मैंने आप लोगों को ये फ्लूइड, देखिए आप ध्यान से दिए थे, आप अपनी कॉपी में देखिए, पीछे करिए कॉपी के पन्ने को और देखिए कि वहां पे मैंने कंटेनर बनाया था, कंटेनर में फ्लूइड था, और फ्लूइड की वजह से लगने वाले प्रेशर की वैल्यू आई थी रो जी एच। और यहां पे भी गॉज प्रेशर की वैल्यू मैंने क्या लिखाई है? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ड्यू टू द फ्लूइड्स इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर। जो भी प्रेशर फ्लूइड की वजह से लगता है उसे गॉज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब 2 लेक्चर पहले, अगर आप लोग मेरा लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरा लेक्चर जाके देखिए, उसके बगैर ये सब समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर नंबर 5 में मैंने आप लोगों को सोप बबल्स, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के बारे में पढ़ाया था, और उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सरफेस टेंशन से रिस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था कि जो हमारा बबल होता है उसका वैल्यू होता है 8 सिग्मा बाई डी, जो हमारा ड्रॉपलेट होता है उसकी वैल्यू होती है 4 सिग्मा बाई डी। ठीक है, तो ये जो डेल पी था ये भी मेरा गॉज प्रेशर ही था। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। एग्जाम में फ्लूइड से रिलेटेड जब भी प्रेशर आपको पूछा जाता है तो वो जनरली गॉज प्रेशर ही पूछा जाता है। और जो हम चेंज इन प्रेशर पढ़ रहे थे, चेंज इन प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉपलेट और बबल की जो फॉर्मूला हम निकाले थे विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन एंड डायामीटर, ये जो चेंज इन प्रेशर था ये भी गॉज प्रेशर का ही वो था एग्जाम्पल। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स आप लोगों को ये चीज। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे लेक्चर को पहले से देख के रखिए, पहले से ही 7वां लेक्चर उठा लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है हमारा गॉज प्रेशर, और जो तीसरा होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए लिख लीजिए सब लोग अपनी कॉपी में। तीसरा जो होता है, यहीं पे लिख दूं क्या? नहीं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, नाम से ही आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द, जो भी हमारे इर्द गिर्द मैटर है, डस्ट पार्टिकल्स है, हवा है, उसकी वजह से हम पे लगने वाला प्रेशर भी क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप लोग बोलेंगे सर हमारे ऊपर भी प्रेशर लगता है? बिल्कुल लगता है। देखिए, हमारा अर्थ जो है एक तरह का कंटेनर है।
अब अर्थ में तो हवाएं बह रही है, लेकिन अगर मैं फिलहाल इस रूम के अंदर की बात करूं तो यहाँ तो एक रेस्ट कंडीशन पे ही है, और यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है? आप बोलेंगे कोई फ्लूइड नहीं है सर। बिल्कुल यहाँ पे एक फ्लूइड है, यहाँ पे है एयर। एयर भी तो एक फ्लूइड है, गैसेस है लेकिन फ्लूइड तो है। और ये कहाँ हूं मैं कोई आसमान में तो बना नहीं रहा, मैं एक रूम के अंदर हूं, रूम जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो है मेरा एक एटमॉस्फेयर की लगने वाला प्रेशर है मेरे ऊपर। तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर मेरे ऊपर लग रहा है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप कह सकते हैं सर एयर की वजह से प्रेशर कैसे लग जाएगा और हमें पता क्यों नहीं चलता? हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम बचपन से उस चीज के आदी हो चुके रहते हैं, ठीक है। हम जब ह्यूमंस अपने पेरेंट्स के वूम में होते तभी से उनको ये बात, वो इस चीज के आदी हो चुके रहते हैं, ठीक। इसलिए क्योंकि हम इतने एडेप्टिव हो चुके रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता, बट हमारे ऊपर प्रेशर लगता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे लगता है? तो देखिए एटमॉस्फेयर की तो कुछ हाइट है, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो भी है आपका, उसकी भी तो कुछ हाइट है, वो तो किलोमीटर में। वहां से आपका एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, ओके। और एटमॉस्फेयर में एयर है तो उसकी कुछ डेंसिटी भी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर की जो डेंसिटी होती है वो 2.18 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो अगर एयर की वजह से भी मेरे पास कोई डेंसिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग ही रहा है और कुछ हाइट भी है एटमॉस्फेयर का, तो रो इंटू जी इंटू एच का फैक्टर तो हो ही रहा है। तो एटमॉस्फेयर की वजह से भी हमारे ऊपर प्रेशर लगता है। उसी चीज को मैं यहां पे आप लोगों को समझा रहा हूं। द प्रेशर exerted due to atmosphere is known as atmospheric pressure, ठीक है। और एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम लोग इट इज डिनोटेड, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। इसको डिनोट करते हैं हम लोग P गॉज, इसको डिनोट करते हैं P गॉज, यहां पे मैंने लिख दिया है। और एब्सोल्यूट प्रेशर को हम डिनोट करते हैं PABS। अब बहुत कुछ चीजें आप लोगों को समझने की है, वो मैं यहां लिखवा देता हूं। जो मेन फॉर्मूला, अब तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो समझ लेते हैं क्या है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये है कि P एब्सोल्यूट जो होता है ये होता है P गॉज प्लस P एटमॉस्फेरिक। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें मैं आप लोगों को एक टेबल जैसा भी बना के अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। अब इस फॉर्मूला को देखने के बाद अब फिर से इस डेफिनेशन को पढ़िए कि इट इज मेजर्ड विद द रेफरेंस टू द जीरो प्रेशर। मतलब बेसिक से लेकर जो मैक्सिमम प्रेशर तक जो हम बात करते हैं वही मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि चलिए थोड़ा और इसको आगे समझते हैं। आई होप आप लोग ने ये पूरा पोर्शन उतार लिया होगा। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज एक लिख लेता हूं मैं। देखिए मैं एक चार्ट जैसा बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चीज से रिलेटेड मैं एक चार्ट जैसा बना रहा हूं और इस चीज को आप पढ़ेंगे। अच्छा एक और चीज, इस चार्ट को बनाने से पहले एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते वो चीज मेरे दिमाग से स्किप हो गई पर आ गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कांस्टेंट वैल्यू होती है P एटमॉस्फेरिक जो होता है वो होता है 1.013 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये वैल्यू जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है और वो कितनी होती है? 1.013 बार।
ओके, अब एक चीज समझ लीजिए कि जो 1 बार होता है, 1 बार, एक बार, ये कितना होता है? एक्चुअली हम तो प्रेशर पास्कल में करते हैं, बार तो हमारा कोई ऐसा यूनिट है नहीं, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो 1 बार होता है वो होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। अगर एक बार 10 टू द पावर 5 पास्कल है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया फ्रेंड्स? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल मेरे लेक्चर में आप लोगों को मैं कोई भी सिंगल से सिंगल, छोटे से छोटा पॉइंट भी मिस नहीं होने दूंगा, मैं हर चीज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए, ये हो गया मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में, गॉज प्रेशर के बारे में। अब चलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक टेबल के थ्रू बना रहा हूं, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मैं टेबल बना रहा हूं। ओके, ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। .013 बार, आप इसको ऐसे भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो ये जो प्रेशर था, यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दी है 0, यानी कि मैं इसको मान रहा हूं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई भी प्रेशर नहीं है, यानी कि वहां पे 0 है, ठीक है। ये रहा वैक्यूम प्रेशर। पी एटमॉस्फेरिक, मैंने आपको बताया था पी एटमॉस्फेरिक एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और एक होता है पी गॉज। पी गॉज आपका फ्लक्चुएट कर सकता है, वो क्या हो सकता है कि आपके डेप्थ के अकॉर्डिंग, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर गॉज, ठीक है। तो प्रेशर गॉज मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं ऐसा करता हूं इस लाइन पे, चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं वो कर देता हूं, बट लेकिन मैंने कुछ इसकी फिक्स वैल्यू मानी है फिलहाल के लिए, तो मैं इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर दे रहा हूं। और ये पी गॉज प्लस पी एटमॉस्फेरिक मेरा क्या बनेगा, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर, जहां पे मैं वैक्यूम प्रेशर को भी कंसीडर कर रहा हूं। हालांकि वहां कोई भी प्रेशर नहीं है, वहां पे 0 है, बट ये मैं शो किया हूं विथ अ रेफरेंस। आई होप आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इजी है, अगर आप लोग ये बेसिक चीज समझ जाते हैं तो आप लोगों को पास्कल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, उस पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ने लिख लिया होगा, ओके। जो मैं पॉइंट्स अब लिखवा रहा हूं उस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से डिनोट कर लेंगे। सबसे पहला तो आज हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि जो हमारा प्रेशर होता है ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है रो जी एच। दूसरा हमने क्या पढ़ा, पी एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो पी गॉज प्रेशर प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ओके। पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1.013 बार के बराबर होता है। 1 बार कितना होता है फ्रेंड्स, 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल का, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेरिक कितना हो गया, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कह रहे हैं, ओके। अब देखिए 1 किलो पास्कल जो होता है आपका वो होता है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल ये होता है आपका 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट
कैन नेवर बी निगेटिव, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको हमेशा लिखेंगे P एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन जीरो। चलिए इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आपका जो P गॉज प्रेशर होता है, P गॉज प्रेशर याद रखिएगा, P गॉज प्रेशर ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा लिखेंगे POSITIVE, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा P गॉज प्रेशर होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। और एटमॉस्फेयर, जो लास्ट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो होता है बैरोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप इस चीज को पूरा नोट कर लीजिए। आज हमने बेसिक्स, अगर मैं बेसिक्स हूं तो आज हमने इतनी सारी चीजें को पढ़ी डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का ये लेक्चर मेरा समझ में आया तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिनिक जेई स्टडी को फॉलो करिए। और जिनिक जेई स्टडी को फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को मैं तो ये चीज पढ़ा रहा हूं और भी मैं इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और प्लीज आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाई में किसी भी तरह का अगर कोई फ्लॉ लगे तो उसको बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए। डिसलाइक करना आसान है, मैं देखता हूं मेरे लेक्चर में 1-2 डिसलाइक आ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज उसका रीजन लिखिए। ठीक है, उस चीज को मैं एक पॉजिटिव वे में लेके और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मैं और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, आप अपनी तरफ से मुझे कोई भी आइडिया दीजिए। ठीक है, लेकिन अपना पार्टिसिपेशन मेरे साथ जरूर रखिए। चलिए फ्रेंड्स, तो आज इसी नोट पे हम फ्लूइड स्टैटिक्स, जो बेसिक्स पास्कल लॉ के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स के बारे में पढ़ा, उसको आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पास्कल लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करूंगा और मैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में बात करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।